बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत मुबारक। हेलो, हाँ डॉक्टर रवि है तो सही, पर आज वो नहीं आ सकते। खास बात, अरे आज उनके जीवन में परमानेंट नर्स आने वाली है। अरे मतलब ये कि उनकी सगाई होने वाली है। ओके, चलो बाय। डॉक्टर राकेश, हमें रवि पर नाज है। जैसा काबिल डॉक्टर बाप वैसा ही बेटा। क्यों जी? क्यों ना हो खान साहब, आखिर दोस्त किसका है? बेटा रवि, 4 बज गए, लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे भाई आते ही होंगे। लगता है रवि से ज्यादा तुम्हें इंतजार है मृदुला का। क्यों? तुमने उन्हें फोन किया? फोन खराब है पापा, मैं जाकर देखता हूँ। रवि, मृदुला ने ऐसे क्यों किया? ये तुम पूछ रहे हो रवि? मृदुला ने ऐसे क्यों किया? वाह क्या सवाल है। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? डोंट कॉल मी पापा, यू अंडरस्टैंड? अरे आप मेरा कसूर तो बताइए। तुम अपना कसूर जानना चाहते हो ना, तो अपने पापा से पूछो, हमसे नहीं। अरे मैं अपने पापा से क्या पूछूं? वो तो पहले से बीमार रहते हैं। हाँ, जानते हैं, उन्होंने लाख छुपाने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से हमें पता चल ही गया कि उन्हें क्या बीमारी है। अरे इतना बड़ा धोखा! रवि, तुम और तुम्हारे पापा इंसानियत के नाम पे कलंक। जी चिल्लाओ मत! तुम्हारे पापा डॉक्टर है ना, तो वो ये क्यों नहीं सोचते कि एक HIV पॉजिटिव एड्स के मरीज के बेटे को हम अपनी बेटी का हाथ दे देंगे? क्या? HIV पॉजिटिव? अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं रवि। तुम्हारे घर में एक एड्स का पेशेंट है, तुम उसके साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो, तुम्हारे कपड़े उसके साथ धुलते हैं। पता नहीं ये खतरनाक बीमारी तुम्हारे पापा से तुम तक कब पहुंच जाए। और मैं अपनी बेटी को जीते जी सुसाइड करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। गेट आउट फ्रॉम हियर! अरे रवि बेटे, तुम इस वक्त? तुम तो मृदुल के यहाँ गए थे ना, क्या हुआ? अरे अच्छा परिवार ऐसा होता है, अच्छा परिवार कि जिस परिवार में बाप को एड्स और बेटे को पता तक नहीं है, उसे बाहर के लोगों से पता चलता है। अंकल, काश मैंने ऐसे अच्छे परिवार में जन्म ही ना लिया होता। क्या जरूरत थी मेरे पापा को इस उम्र में यह आशा करने की? हाँ ठीक है, मेरी माँ को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पापा रेड लाइट एरिया की खाक छानते फिरे। बस आगे एक भी शब्द नहीं। मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुनता आ रहा हूँ। बकवास मैं कर रहा हूँ? आप होश में तो अंकल? मैं हमेशा होश में रहता हूँ बेटे, होश में तुम नहीं हो। तुम अपना होश खो बैठे हो। एक देवता स्वरूप पिता के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। आप उन्हें देवता समझिए क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनको ये बीमारी। तुम कुछ नहीं जानते हो, बल्कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे पिताजी इस हादसे के कैसे शिकार हुए? मैं जानता हूँ, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ और रहूंगा। मैं उस मनहूस घड़ी को कभी नहीं भूल सकता जब तुम्हारे पिताजी इस खतरनाक बीमारी के शिकार हुए थे। हमारे पास एक इमरजेंसी केस आया था जिसमें गरीब औरत के बच्चा होने वाला था।
और हमें उसका ऑपरेशन करना था। तुम्हारे पापा के हाथ में चोट लगी थी। उन्होंने केस की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अपने हाथ का प्लास्टर कटवाया और हाथ के घाव की परवाह न करते हुए उसी पर ग्लव्स चढ़ाया और ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। सिस्टर से औजार लेते समय उनका ग्लव्स फट गया। इससे पहले कि तुम्हारे पापा ग्लव्स बदलें कि नर्स ने कहा, Doctor, patient is sinking fast. BP is only 40. और तुम्हारे पापा ने अपनी परवाह न करते हुए उसी फटे हुए ग्लव्स से उसकी डिलीवरी करवा दी। ये तो बहुत बाद में पता चला कि उस औरत को एड्स था। तुम्हारे पापा डॉक्टर राकेश ने उस औरत और बच्चे की जान तो बचा ली, मगर अनजाने में इस खतरनाक बीमारी को अपने सर मोल ले लिया। लेकिन अंकल, ये सब कैसे हो गया मेरे पापा के साथ, जो एक डॉक्टर भी है? इसी को तो अनहोनी कहते हैं बेटा। ये इस नई सदी की सबसे खतरनाक बीमारी। अफसोस तो इस बात का है बेटा कि लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। हिम्मत मत हारो रवि। इस बीमारी में मरीज को दवा से ज्यादा प्यार और हमदर्दी की जरूरत होती है। आज तक तुमने अपने बाप को एक बेटे की नजर से देखा है, मगर आज तुम उन्हें एक मरीज की नजर से देखो जो अनजाने में इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए। ठीक है। डॉक्टर खान ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे बेटा, जो हालात हो गए उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर हम मिलकर उसका मुकाबला तो कर सकते हैं। कमाल है पापा, इतने बीमार होते हुए भी आप उल्टा मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। I am really proud of you, Papa. I am proud of you. देख बेटा, परेशान तो मैं हूं, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जो इस खतरनाक बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानते। शायद अब ना मेरे पास वक्त है और ना इतना हौसला जो मैं इस बीमारी के बारे में बता सकूं। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं और खान अंकल दोनों आपके साथ हैं। हम लोग आपका हर पॉसिबल ट्रीटमेंट करवाएंगे। पापा, आप चाहते थे ना कि मैं FRCS करूं? नहीं करना मुझे FRCS पापा, नहीं करना मुझे FRCS। मेरा आज से जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, और वो लोगों को एड्स के खतरों से आगाह करना। इसके लिए पापा चाहे मुझे रात दिन एक क्यों ना करना पड़े। और मृदुला, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मृदुला से बहुत प्यार करते हो। मेरी समझ में नहीं आता उसके माँ बाप को कैसे समझाऊं। पापा, हम लोगों को किसी को नहीं समझाना है, किसी को नहीं समझाना है हम लोगों को। और पापा, ऐसी हजार मृदुला पापा आप पर कुर्बान। पापा, मैं आज से अपने नहीं
सिर्फ आपके सपने के लिए जीऊंगा पापा, सिर्फ आपके सपने के लिए जीऊंगा। डॉक्टर साहब, आज क्या मेरे साथ नहीं चलेंगे? नहीं शेखर, आज नहीं। भाई तुम्हारी और बच्चों की एक्सरसाइज का क्या होगा? शेखर, आज मुझे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है। कुछ सोशल वर्कर्स आ रहे हैं जिन्हें एड्स पर कैंप करने हैं, मुझे उनसे मिलना है। आज बच्चों को तुम संभाल लो। ओके ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू। मीर नहीं आया? मीर की तबीयत खराब है सर। क्या हुआ उसे? नीरज बताओ ना, मीर को क्या हुआ? मीर रात भर इंटरनेट पे सेक्स साइट दिख रहा था। उसकी तबीयत सुबह से खराब है। उसके पिताजी ने बोला है कि उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। ये उसने अच्छा नहीं किया बच्चों। लेकिन अगर सेक्स साइट बुरी है तो फिर इंटरनेट पे दिखाते ही क्यों है? बेटा, हर चीज की एक उम्र होती है। एजुकेशन के हिसाब से देखो तो और बात है, लेकिन अगर इतनी कम उम्र में एक्साइटमेंट के लिए देखो तो ये अच्छी बात नहीं। लेकिन हम लोग क्या करें अंकल? मम्मी पापा के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। हम अपना टाइम कैसे पास करें? तुम्हारा सवाल भी सही है। देखो बच्चों, इस उम्र में तुम लोगों में बहुत एनर्जी है, तो उसका सही इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करें अंकल? एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, कंप्यूटर इंटरनेट से अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ग्रुप में पिकनिक मनाओ, अपनी स्टडीज और करियर का ध्यान दो, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की टीमें बनाओ। वो तो हम करते ही हैं अंकल, लेकिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें वो बताइए। गुड क्वेश्चन। देखो, मिहिर को भी सेक्स के बारे में किसी ने बताया ही होगा। गलत संगत से बचो, गलत शौक जैसे टोबैको, स्मोकिंग, गंदी किताबें, साइबर कैफे में ब्लू फिल्म्स, ड्रग्स, इन सब से बचो। कैसे बचे? ये सब चीजें तो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बुरी चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती है बेटा, इसलिए अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बुरी चीजों का नतीजा तो हमेशा बुरा होता है। तुम लोगों को एड्स के बारे में तो पता है ना? वो तो बड़े लोगों को होता है। नहीं, ये बच्चों को भी हो सकता है। कैसे? ड्रग्स लेने से, होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज से, एड पेशेंट का ब्लड लेने से, या फिर एड पेशेंट्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से। अंकल, टीवी पर दिखाते हैं कि कॉन्डम्स इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता। कंडोम फट भी सकता है। माय गॉड, एड्स से बचने का कोई रास्ता नहीं है ना? वक्त आने पर केवल एक के साथ जीवन बिताओ, संयम से रहो, तो एड्स दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हमें अपने संस्कारों और वैल्यू से सबक लेना चाहिए बेटे। जो लोग बहुत भटक जाते हैं, बीमारी का शिकार भी वही होते हैं। अंकल, आप तो हमारे स्पोर्ट टीचर हैं, आपको ये सब बातें कैसे मालूम है? तुम्हारे डॉक्टर रवि अंकल है ना, वही बताते रहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि स्वस्थ दिमाग के स्वस्थ बदन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हम रोज एक्सरसाइज करते हैं। आज रवि अंकल क्यों नहीं आए? रवि अंकल आज बहुत बिजी हैं बेटा। आज उनके पास कुछ बड़े बच्चे बहुत सी इंफॉर्मेशन लेने आने वाले हैं। मैंने तुम्हारी ब्लड की रिपोर्ट देखी है, तुम्हारा एड्स का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तुम्हें पता है तुमने कितनी जानलेवा बीमारी को दावत दी है? अभी मालूम चल गया साहब।
तुम एड्स से बच भी सकते थे अगर तुमने इतनी सारी औरतों से संबंध ना रखा होता। अरे आदमी को अपने घर में खुश रहना चाहिए। अरे साहब, हम तो ठहरे ट्रक ड्राइवर साहब, महीने में 25 दिन टूर पे रहते हैं साहब, घर पे रहना ही कहाँ होता साहब। अगर तुम्हारी ऐसी ही मजबूरी थी तो तुम्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए था। कौन रखता है साहब, अब सभी ऐसे ही जाते हैं साहब। अब साहब, सड़क के किनारे पानी तो मिलता नहीं है, कंडोम कौन रखता है? मुझे बचा लो डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता। रिलैक्स। देखो पहले तुम मुझे ये बताओ ये सब हुआ कैसे, और देखो मेरे से झूठ बिल्कुल मत बोलना। नहीं बोलूंगा डॉक्टर, मैं बहुत रईस परिवार से हूं। बचपन से गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब सुख थे, घर वाले सब बिजी रहते थे। मैं गलत संगत में पड़ गया, सिगरेट से शुरू हुआ, ड्रग्स तक आया, फिर शराब और लड़कियां। पैसे की कमी तो थी नहीं, मेरी रात में रेड लाइट एरिया में गुजरने लगी और पता नहीं कैसे। अमर तुम्हें पता है 90% सेक्स वर्कर्स एड्स के पेशेंट हैं। पता होता तो क्या हो जाता डॉक्टर, कुछ क्षणों की मजे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पापा का बिजनेस में बड़ा नाम है, माँ सोशल वर्कर है, बहन की शादी होने वाली है, मेरे साथ साथ वो लोग भी मर जाएंगे। मुझे बचा लो डॉक्टर। देखो अमर, ये बीमारी तो तुम्हें लग चुकी है, अब हमें देखना यह है कि किस हद तक तुम्हारा इलाज कर सकते हैं हम लोग। आप पैसे की फिक्र नहीं करना डॉक्टर। अमर, मुझे पैसे की चिंता नहीं है, मुझे इस नौजवान पीढ़ी की चिंता है। देखो तुम बाहर बैठो, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए तुम बाहर बैठो, मैं मिलता हूँ। हेलो 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 मैम। सो यू आर मिस शालिनी? यस, आपको याद है हम कोल्हापुर एड्स कैंप में मिले थे? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, और मुझे तुम्हारा लेटर भी मिला था। सो यू पीपल आर फाइनली स्टार्टिंग कैंप्स ऑन एड्स? यस सर, हमने तो एक संस्था भी खोल ली है जिसका नाम है जागृति। ये तो बड़ा अच्छा नाम है, तो फिर देर किस बात की है, आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए। इसी के लिए तो आपके पास आए हैं। ओके, तो फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। शालिनी, रिकॉर्ड दिस स्पीच। श्योर। अब मैं आप लोगों को एड्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों को समझनी है। एड्स का पूरा नाम, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी में बीमारियों से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं, जिनसे कोई भी छोटी सी भी बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इस बीमारी का सबसे पहले पता 1981 में लगा, लेकिन हिंदुस्तान में इसके पेशेंट सबसे पहले 1986 में पाए गए। डॉक्टर ये बताइए, ये बीमारी शुरू कैसे हुई? कहते हैं ये बीमारी चिंपैंजी के अनयूजुअल इंटरकोर्स के कारण शुरू हुई। इस बीमारी की जांच के और क्या-क्या तरीके हैं? इसकी जांच के कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जिन्हें हम एलाइजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, स्पॉट टेस्ट, CD4, CD8 काउंट, वायरल रोड और PCR टेस्ट के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी कैसे होती है? इसके कई तरीके हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इफेक्टेड पार्टनर, हेटेरो एंड होमोसेक्सुअलिटी विद मल्टीपल पार्टनर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये बीमारी होती है, जिसका विंडो पीरियड 6 हफ्ते से 6 महीने तक का होता है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन नीडल यूज करते वक्त हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इंजेक्शन की सिरिंज और नीडल डिस्पोजेबल हैं तो हमें यूज करने के बाद उसको तुरंत फेंक देना चाहिए, लेकिन अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है तो हमें आधा घंटे तक 100 डिग्री तापमान पर उबाल कर ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड के लिए हमें किसी भी सस्ते ब्लड बैंक या किसी के भी ब्लड पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्लड बीमारी मुक्त हो ये हमें निश्चित कर लेना चाहिए। ये बीमारी शेप बनवाने से, हाथ पैर गुदवाने से या फिर कान छिदवाने से भी हो सकती है, इसीलिए हमेशा नई सुई या नया ब्लेड ही उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर्स भी कॉन्डम के इस्तेमाल पर ही जोर दिया करते हैं। कॉन्डम का इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल आना जरूरी है। कॉन्डम हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट देखकर लेना चाहिए ताकि फटने का डर ना रहे। कॉन्डम को हमेशा ऐसा नहीं कि लापरवाही के साथ आप लोग धूप में लेकर घूमें, उससे उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। कॉन्डम एड्स के खिलाफ एक सशक्त माध्यम है। लोगों में इस बीमारी को लेकर बहुत सी गलतफहमियां है ना डॉक्टर? हाँ वो तो है, लेकिन ये बीमारी गले मिलने से या कपड़े इस्तेमाल करने से, चुंबन से, साथ में खाना खाने से या फिर मच्छर के काटने से नहीं होती है। हाँ ये बात दूसरी है कि गर्भवती महिलाओं से बच्चों में आने की इसकी संभावना 25% रहती है। डॉक्टर साहब, भारत में इसके कितने पेशेंट हैं? 30 से 40 लाख। डॉक्टर, इसमें और गुप्त रोगों में क्या फर्क है? गुप्त रोग जैसे सिफिलिस, क्लैमीडिया, गोनोरिया, हर्पेस प्रोजेनिटिलिस, स्वपन दोष, इम्पोटेंसी, इनके इलाज हो सकते हैं,
लेकिन एड्स का कोई शर्तीय इलाज नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि रिसर्च वर्क चल रहा है। तो एड्स के पेशेंट के लिए क्या क्या जरूरी होता है? वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहे, अच्छी डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करे और साथ ही साथ में इसके साथ जो बीमारियां हो सकती हैं जैसे टीबी, निमोनिया, दिमाग का बुखार, उसका भी इलाज करता रहे। और इसके साथ ही उसे ज़ाइडोवोडीन, स्टेबिडीन, लेमिविडीन भी दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और उसके साथ हमेशा पेशेंट के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें और उसके अंदर जीने की इच्छा शक्ति बनाए रखें। और डॉक्टरों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमेशा ग्लव्स पहने और बैरियर किट पहनकर ही ऑपरेशन करें। अगर हाथ में घाव है तो कभी ऑपरेशन ना करें और खुले घाव की ड्रेसिंग भी ना करें। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के वायरस कहाँ कहाँ होते हैं? इस बीमारी का वायरस ब्लड में, सेक्सुअल फ्लूइड में, प्लूरल फ्लूइड में, एसाइटिक फ्लूइड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी होता है। लेकिन इसका वायरस स्टूल, यूरिन, टीयर्स और सलाइवा में नहीं होता है। इस बीमारी का वायरस डेड बॉडी में 24 घंटे बाद तक भी रहता है और ठंडे प्रदेशों में तो 1-1 महीने बाद तक रहता है। थैंक यू डॉक्टर। हमने आपके कंपाउंडर से एड्स के ऑडियो वीडियो कैसेट्स और लिटरेचर ले लिए हैं और अगले ही हफ्ते हम लोग एड्स का कैंप शुरू कर देंगे। देखिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और जल्द ही वक्त मिलते ही मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। नमस्ते एंड बेस्ट ऑफ लक। मृदुला, रवि, ये मेरे भैया भाभी हैं और ये है वरुण। रवि, वरुण की ब्लड रिपोर्ट आई है, इसका HIV पॉजिटिव है। क्या? हाँ, हम लोग कुछ समय पहले गांव गए थे, वहां पे वरुण का कार एक्सीडेंट हुआ। हम लोग बहुत घबरा गए थे, वरुण को खून की जरूरत पड़ी। जल्दबाजी में हम लोगों ने एक छोटे से ब्लड बैंक से खून लिया और वही खून वरुण को चढ़ाया गया। That's why he got infected. फिर ठीक हो जाओ हमारा अंकल। बेटा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सी दवाइयां हैं और बन रही हैं। अब आप हमारे पेशेंट हैं, आप ठीक हो जाएंगे। मैं कम इन सर? हाँ शर्मा, आओ। सर, मैं नासिक कैंप के लिए जा रहा था, आप मुझे कुछ बताने वाले थे। शर्मा, तुम वहां पर जाकर बच्चों को कंप्यूटर, गेम्स, म्यूजिक, योगा, ग्रुप डिस्कशन, इन सब के लिए एनकरेज करना, उन्हें पढ़ाई करने के लिए समझाना, उनसे कहना कि वो गलत आदतों में ना पड़ें और अपनी सेक्सुअल ड्राइव खत्म ना करें। शर्मा, तुम लोगों को एड्स के बारे में भी गंभीरता से बताना, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये इंसान का मन और घर दोनों ही खाली कर देती है। जी सर, मैं रेड लाइट एरिया में भी जाऊंगा। हाँ शर्मा, और वहां पर जाकर सेक्स वर्कर्स को कॉन्डम के इस्तेमाल के बारे में बताना। उनसे कहना कि कॉन्डम परफेक्ट होना चाहिए, एक्सपायरी डेट के बाद का नहीं। तुम उन लोगों को यह भी समझाना कि वो सब इस बीमारी से लड़ें जैसे हम सब लड़ रहे हैं। कोई भी सुसाइड के बारे में ना सोचे, क्योंकि पता नहीं ये बीमारी इस बच्चे की तरह किसको कहां से मिलती है। और सुनो, तुम अपने साथ ये प्रोजेक्टर और कैसेट्स वगैरह रख लेना एंड डू योर बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। एक बात बताओ, तुम वरुण का इलाज करोगे ना? ऑफ कोर्स मृदुला, क्योंकि वरुण भी हालात का शिकार है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पापा हालात का शिकार हुए थे। मैं वरुण के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मृदुला। तू ठीक कह रही है बेटी, वाकई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मगर तू फिक्र मत कर, मैं खुद जाके राकेश जी से माफी मांगूंगा। बेटा रवि, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरीज की हालत में सुधार हो रहा है या नहीं? यू आर इम्प्रूविंग क्वाइट वेल पापा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदद से आई कैन फाइट योर डिजीज। थैंक्स बेटा, थैंक्स। नमस्ते डॉक्टर राकेश। अरे दयानंद जी, आप आइए। धन्यवाद मेरे डॉक्टर साहब, आपके रवि ने हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी गलती सुधारने आए हैं और मृदुला के लिए रवि का हाथ मांगने आए हैं। प्लीज हमें माफ कीजिए, इनकार मत कीजिए। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो